तो SN1 के बारे में हमने देख लिया, डिटेल में देख लिया। अगर मैं वैसे ही एक बार बोल दूं जल्दी से कि SN1 था क्या, तो SN1 आपका यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, जो 2 स्टेप में प्रोसीड होता है। पहले स्टेप में एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है जिसकी ज्योमेट्री ये सारी चीज़ें आप जानते ही हो। और फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल उससे अटैच्ड हो जाता है। पहले स्टेप में एक लिविंग ग्रुप निकलता है, दूसरे स्टेप में एक न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होता है, ठीक है। ये एक पोलर और प्रोटिक, पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से ये रिएक्शन हो जाता है। जो भी होगा लिविंग ग्रुप अगर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप मतलब कि नेगेटिव चार्ज L- जो था वो ज़्यादा स्टेबल है, तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा। समझ में आई बात। जो इंटरमीडिएट हमारा बना वो अगर ज़्यादा स्टेबल है तो क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। और 3 डिग्री का जो कार्बोकेटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री का होता है, फिर आपका 1 डिग्री का होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है। ये था SN1 का। दो जो भी चीज़ें छूट गई है, कुछ भी अगर बचा हुआ है इसमें तो वो नोट्स में मिल जाएगा, आपको नोट्स में दूंगा इन सारी चीज़ों का, ठीक है। दूसरे तरीके का अगर हम लोग देखें तो वो होता है आपका SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। SN2 क्या है, ये बाई मालिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बाई मालिकुलर मतलब कि इसमें RDS में रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होता है उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट, दोनों के कंसंट्रेशन पे ये रेट ऑफ रिएक्शन इसमें डिपेंड करता है। समझ में आई बात। R इज इक्वल टू क्या, वो आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ये आपका एक स्टेप का प्रोसेस होता है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस। सिंगल स्टेप का मतलब एक ही स्टेप में पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। और कैसे होता है देखो, ये होता है, मान लेते हैं कि एग्जांपल लेके समझते हैं फिर से, कि कोई एल्काइल हैलाइड है हमारा। एल्काइल हैलाइड मीन्स वही फिर से एक लिविंग ग्रुप लगा देता हूँ मैं, ठीक है। और साथ में क्या लोगे आप, एक न्यूक्लियोफाइल लोगे। न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी आ सकता है, जैसे एक्वस की वजह से आया, वाटर हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल हो सकता है ना। कुछ भी न्यूक्लियोफाइल जो भी नेगेटिव है, Cn- हो सकता है, Cl- हो सकता है, Br- हो सकता है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इस वाले कार्बन पे अटैक करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस पर डेल नेगेटिव होता है, तो ये डेल नेगेटिव इस पर डेल पॉजिटिव डेवलप करता है। और ये पॉजिटिव चार्ज से जुड़ने के लिए ही ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। क्लियर हो रही बात। ये इस पे अटैक करता है और ये यहाँ से क्या होता है, टूट के निकल जाता है। एक ही स्टेप में होता है ये प्रोसेस, 2 स्टेप में नहीं। क्या बनेगा यहाँ पे बन जाता है आपका, देखो CH और एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया यहाँ पे, और साथ में क्या आया, एक लिविंग ग्रुप बाहर हो गया, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है, SN1 में SN2 में फ़र्क क्या नज़र आया आपको। SN1 जो था उस केस में वो 2 स्टेप का प्रोसेस था, और फर्स्ट स्टेप में आपका एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता था, जबकि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। ये रिएक्शन प्रोसीड करता है एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। ट्रांजिशन स्टेट कहा गया है, एक ट्रांजिशन स्टेट मतलब जैसे एक न्यूक्लियोफाइल आया, वो अटैक किया कार्बन पे, या R कर लो, R H और H, इस तरह से इस पर अटैक किया। और अटैक करने पे क्या हुआ कि ये जितने एक्सटेंट में, देखो, अटैकिंग ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ऑफ दिस ग्रुप, यहाँ से जो ये ग्रुप लिविंग ग्रुप जो हमारा, ये निकलना, इसके निकलने का जो यहाँ से है रेट, और इसके जो अटैक करने का रेट है, यानी कि जितनी स्पीड से ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है उतने ही स्पीड से ये इस बॉन्ड को तोड़ के निकल रहा है। मतलब जितना ये आगे बढ़ रहा है, जितना ये आगे बढ़ रहा है, उतना ही आगे ये निकल जा रहा है। समझ में आई बात। यानी कि ये दोनों ही प्रोसेस, लीविंग, इसका लीव करना, लिविंग ग्रुप का लीव करना, एंड अटैकिंग ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल, बोथ साइमल्टेनियस हैपन, मतलब एक साथ ही हो रहे हैं ये दोनों ही रिएक्शन। जितने एक्सटेंट में ये इस पे अप्रोच करता है, उतने ही एक्सटेंट में यहाँ से लीव कर चुका होता है, टूट चुका होता है। तो बीच का एक स्टेप बताया गया कि बीच में जो एक स्टेप है कुछ इस तरह से होगा, जिसमें कार्बन जो है हमारा वो 5 बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, कुछ इस तरह से डैश 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 L, और यहाँ से कुछ डैश 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 क्या, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मतलब कि ये कुछ हद तक जुड़ चुका है,
और ये कुछ हद तक टूट चुका है। इसी स्टेट को क्या बोला गया है? ट्रांजिशन स्टेट बोला गया। ध्यान से देखो, ट्रांजिशन स्टेट में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। इसमें भी sp2, क्योंकि ये हाफ बॉन्ड को हम लोग कभी पार्शियल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते इसमें हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, कंप्लीट बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को। तो 1 2 3 इसका हाइब्रिडाइजेशन, इस ट्रांजिशन स्टेट इसी को कहोगे। इसमें डेल नेगेटिव यहाँ पे होगा, डेल नेगेटिव इस पर भी होगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज तो है ही नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा? डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट, ये बीच का स्टेट है। और उसके बाद क्या होगा? अब ये और ज़्यादा इसके करीब पहुँच जाएगा जब, तो ये और ज़्यादा यहाँ से निकल चुका होगा, और जब ये कम्प्लीटली इससे कनेक्ट हो जाएगा तो ये कम्प्लीटली निकल चुका होगा। यानी कि इधर से ये अटैक कर रहा है और ये इधर से उसी एक्सटेंट में क्या कर रहा है? एक साथ हो रहे हैं ये दोनों ही, ये एक साथ हो रहे हैं, इधर से चला इधर से चला। समझ में आई बात? क्लियर हो रही बात? तो ये सिंगल स्टेप का प्रोसेस है। इसमें एक और चीज़ देखो, जो भी लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप के हमेशा 180 डिग्री पे या बैक साइड कहोगे आप इसे, ये न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ से है वो बैक साइड अटैक करता है इस कार्बन पे। यहाँ सामने से अटैक नहीं कर सकता इस कार्बन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप है और जो नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? रिपेल होगा, और इसीलिए क्या होगा? ये हमेशा ही बैक साइड ही अटैक कर पाता है, सामने से कभी कर नहीं पाता। समझ में आई बात? तो एक पॉइंट ये भी हो गया इसका कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा ही कहाँ? बैक साइड अटैक करता है। किससे बैक साइड में? फ्रॉम लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है 180 डिग्री एंगल पे, ताकि लिविंग ग्रुप क्या हो जाए? आसानी से यहाँ से निकल जाए और ये रिपल्सन, मिनिमम रिपल्सन क्रिएट करे। क्लियर हो गई बात? एक बार मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ पूरी तरह से, ठीक है? देखो मैं लिख दिया हूँ। तो एक न्यूक्लियोफाइल ये रहा हमारा सबस्ट्रेट जिस पे वो अटैक किया, यहाँ से लिविंग ग्रुप पर निकलना। देखो यहाँ से इसका अटैक करना और इसका यहाँ से निकलना दोनों ही साइमल्टेनियस होते हैं, एक साथ होते हैं। जितने एक्सटेंट में वो अटैक कर रहा होता है उतना ही निकलता है ये, ठीक है? 180 डिग्री पर हमेशा अटैक करता है, यानी कि पीछे से बैक साइड हमेशा। इस भाषा इसकी ऐसी है, इसकी भाषा ही ऐसी है कि बैक साइड हम लोग बोलेंगे कि बैक साइड से अटैक कर रहा है या 180 डिग्री एंगल पे, और यहाँ से ये निकल रहा है लिविंग ग्रुप आपका। क्लियर हो गई बात? उसके बाद क्या होता है? बीच के जो स्टेप है हमारा, ये बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट जिसे बोला गया, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं कहा जाता इसमें, ये जो है बीच का स्टेप, इसे आप बोलते हो ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है? ये ट्रांजिशन स्टेट है, और इस ट्रांजिशन स्टेट फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से कम्प्लीटली कनेक्ट हो गया इसमें, देखो, और साथ में किया ये L- आपका बाहर हो गया। तो ये एक ही स्टेप का रिएक्शन मैकेनिज्म था, उसका अटैक करेगा और उसका निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से, पहले बोला गया था कि पहले वाले केस में जो है, पहले वाला जो SN1 हमने पढ़ा उसमें देखा कि ये बॉन्ड पहले ब्रेक होता है, न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बॉन्ड कौन ब्रेक कराता है? सॉल्वेंट ब्रेक करा लेता है इस बॉन्ड को, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल उसमें कुछ नहीं कर पाता क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बहुत वीक होता है। लेकिन इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए ताकि ये इस पर क्या करे? डायरेक्ट अटैक कर सके और इसको यहाँ से तोड़ के निकाल सके। समझ में आई बात? तो जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है इसे हमेशा ही स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराया जाता है, या कोई स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा वही ये रिएक्शन शो करता है। समझ में आई बात? एक और बात इसमें कि अगर ये इस पे जा रहा है, अप्रोच कर रहा है अटैक करने के लिए, अच्छा सोचो इस समय इसका स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस समय जब लिविंग ग्रुप उससे कनेक्टेड है। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री ये कुछ होने वाला है ना, टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होगा। तो ये बॉन्ड एंगल, अब यहाँ से ये इस पे जो अप्रोच कर रहा है, अब मान लो कि यहाँ पे बगल में ही एक और कार्बन लग गया और वो भी क्या हो गया? CH इस तरह से फैला हुआ है। तो जो न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पे आ रहा था, मान लो कि यहीं पे मैंने एक और लगा दिया, एक और C लगा दिया, CH 1 2 3 1 4 हो गया। अब बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल को कहाँ पे पहुँचना है? इस वाले कार्बन के पास आना है ताकि इस पे वो जुड़े और ये यहाँ से लिविंग ग्रुप को निकाल सके। लेकिन जब ये यहाँ से चलता है इससे मिलने के लिए, तो रास्ते में ढेर सारे देखो विरोध करने वाले हैं, बिल्कुल। तो ये क्या करेगा? अप्रोच नहीं कर पाएगा इस पर। समझ पा रहे हो ना बात को? जितनी भी चीज़ें यहाँ पे और ज़्यादा ढेर सारा भीड़ भाड़ होता जाएगा, ढेर सारा और भी कोई यहाँ पे कार्बन लग जाए, फिर लग जाए, इस तरह से। तो जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ होता जाएगा उतना क्या होगा? इस तरह का रिएक्शन जो है वो कम रिएक्शन शो करेगा। ये वाला रिएक्शन जो पार्टिकुलर है SN2 वो कम करेगा, ठीक है? ये सबसे बढ़िया जो रिएक्शन करता है वो है 1 डिग्री में। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में यहाँ पे कोई कार्बन, सिर्फ एक ही कार्बन है और एक हाइड्रोजन इस तरह से होंगे, और न्यूक्लियोफाइल बहुत ही आसानी से इससे मिल सकता है, आके यहाँ पे ये अप्रोच करके यहाँ तक पहुँच सकता है और इसको खदेड़ सकता है, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो ये न्यूक्लियोफाइल
यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, क्या होगा, बीच में कहीं फंसने लगेगा, तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट आपका नहीं बना पाएगा। और इसीलिए 1 डिग्री जहाँ पे ढेर सारा भीड़ नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल रहता है उसमें, ठीक है, वो सबसे बढ़िया ये रिएक्शन शो करेगा। फिर 2 डिग्री वाले करेंगे और फिर 3 डिग्री वाले करेंगे। लेकिन जब 3 डिग्री की बात आती है, 3 डिग्री में ये रिएक्शन SN1 SN2 नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, SN1 हो जाता है। दोनों में फ़र्क क्या है, दो न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक जब करने जा रहा है तो वो 109 डिग्री एंगल पे जा रहा है, मतलब स्ट्रेस फील करके जा रहा है, 4 जो बॉन्ड लगे हुए हैं वो इस एंगल पे है। लेकिन जब दूसरे केस में न्यूक्लियोफाइल जाता है SN1 में, जब न्यूक्लियोफाइल जाता है तो उस समय तक कार्बोकेटाइन बन चुका होता है और 120 डिग्री एंगल पे होता है उस समय। समझ पाए ना बात को, ये रहा SN1 के केस में। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ईजिली जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। तो जब 3 डिग्री की बात आती है तो वो SN1 को फॉलो करने लगता है, मतलब कि वो इंतज़ार करता है, न्यूक्लियोफाइल खड़े होकर फिर इंतज़ार करता है कि भाई आप टूट के पहले निकल लो, तो थोड़ा सा एंगल यहाँ पे बढ़ जाए तो मैं आऊँ फिर जुड़ूँ, है कि नहीं। तो वो SN1 में वो तो इंतज़ार करता है कि पहले ये टूट जाए, निकल जाए, स्पेसिंग बन जाए यहाँ पे ढेर सारा, फिर मैं अप्रोच करके जुड़ जाऊँ इससे। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता। SN2 में डायरेक्ट बैक साइड वो अटैक करता है इस कार्बन पे, और यहाँ से लिविंग ग्रुप आपका क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, एक ही स्टेप में ये काम हो जाता है आपका, ठीक है। और इसीलिए ये वाला जो पार्टिकुलर रिएक्शन है वो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा। 1 डिग्री का जो एल्काइल हैलाइड या कोई भी हो जिसमें भीड़ नहीं है, बल्कि नहीं है बहुत ज़्यादा, वो है ना, स्टीरिक हिंड्रेंस जिसे कहते हो आप, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है यहाँ पे बगल में, तो वो क्या होगा, बहुत आसानी से ये वाला रिएक्शन देगा आपका। तो 1 डिग्री सबसे बढ़िया करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, फिर क्या करेगा, 3 डिग्री करेगा आपका, ठीक है। और 3 डिग्री में तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है SN1, वो डायरेक्ट क्या करने लगता है, SN1 करने लगता है, SN2 नहीं होता 3 डिग्री में। बात समझ में आई। और SN1 के लिए जो हम लोगों ने ऑर्डर देखा था वो क्या था, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना था और वो इंटरमीडिएट 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल था। समझ में आई बात। तो ये आपका SN2 का ऑर्डर है और ये आपका SN1 का ऑर्डर है, ठीक है, कि 1 डिग्री वाला कोई कार्बन होगा तो वो बहुत ईजिली करेगा, और ये 3 डिग्री वाला होगा तो ईजिली करेगा। क्या बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अगर सॉल्वेंट की बात करें, तो सॉल्वेंट ये जो है आपका पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। कैसा, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर होने का फ़ायदा क्या होगा, पोलर होने का फ़ायदा ये होगा कि वो जो लिविंग ग्रुप था वो टूट के निकलना जो चाह रहा है उसको तोड़ने में लोग मदद भी करेंगे। अगर वो पोलर है तो इस नेगेटिव चार्ज को प्लस वाले जो होंगे, पोलरिटी के जो प्लस वाले होंगे, वो क्या करेंगे, उसको खींचेंगे इस तरह से, तो ईजिली वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। और फिर ये निकला अगर अलग हुआ तो इसको सॉल्व, ये क्या करेंगे, डिजॉल्व भी करिए रखेंगे, यानी कि हाइड्रेटेड बना देंगे। तो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। दूसरी बात, ये प्रोटिक नहीं होना चाहिए, बट नॉट प्रोटिक, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें प्रोटॉन हो। जैसे कि वाटर नहीं ले सकते आप, जैसे कि अल्कोहल नहीं ले सकते आप, एसिड नहीं ले सकते आप। क्यों, वो इसलिए क्योंकि अगर हम प्रोटॉन वाला कोई सॉल्वेंट लेते हैं, इस केस में पोलर तो समझ में आ गया, पोलर ज़रूरत क्यों है, ताकि वो लिविंग ग्रुप टूट सके आसानी से। लेकिन पोलर नहीं चाहिए, H+ वाले नहीं ले सकते हम, यानी प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो खुद नेगेटिव चार्ज रख रहा है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है और हम प्रोटॉन वाले ले लिए, पिछले वाले केस में SN1 में क्या था, वो वीक था, लेकिन यहाँ पे क्या, वो स्ट्रांग है न्यूक्लियोफाइल आपका। तो ये न्यूक्लियोफाइल जिसे हम लेके जा रहे थे कि भाई साहब आप चलो मेरे साथ, और आप इस कार्बन पे अटैक करो, इस वाले कार्बन पे, समझ में आई बात। हम तो इस काम के लिए ले जा रहे थे ना इन भाई साहब को, लेकिन ये भाई साहब क्या हुआ, रास्ते में ही क्या मिल गया उन्हें, रास्ते में ही वाटर दिख गया या H+ दिख गए ढेर सारे रास्ते में ही। तो ये क्या होगा, अपने रास्ते से भटक जाएंगे और इस H+ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, जिससे जो इसकी अटैकिंग कैपेबिलिटी थी वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आई। क्योंकि ढेर सारा हमारा न्यूक्लियोफाइल वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट आउट होगा इस H+ को एक्सेप्ट करने में। और ध्यान दो कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल H+ को एक्सेप्ट करने लगता है तो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाता, बल्कि बेस कहलाने लगता है। तो वहाँ पे NU- हमारा बेस की तरह काम करने लगेगा जब हम ये H+ को एक्सेप्ट करने लगे। तो समझ में आई बात। न्यूक्लियोफाइल तब तक कहलाएगा जब तक वो किसी अटैकिंग सेंटर पे अटैक कर रहा हो, जहाँ पे हमें अटैक कराना, जैसे कार्बन रहा, ये कार्बन पे अटैक कर रहा हो तो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। लेकिन अगर यही न्यूक्लियोफाइल, सेम न्यूक्लियोफाइल, अगर वो H+ को एक्सेप्ट करने लगेगा तो ये बेस कहलाएगा। क्या बात समझ में, ये बेस कहलाएगा फिर उस समय।
तो न्यूक्लियोफाइल जो है अगर हम प्रोटीन लेंगे तो वो क्या होगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जिसे आप कहते हो वो कम हो जाएगी। अटैकिंग कैपेबिलिटी जो है उसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कहा जाता है, नोट्स में मिलेंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, उसकी वीक हो जाएगी। अब वो अटैक कर नहीं पाएगा, भटक जाएगा रास्ते में, जो हम करवाना चाह रहे थे उसके अलावा कुछ और करने लगेगा वो। क्लियर हो गई बात। और इसलिए कैसा प्रोटिक नहीं रखते हैं। तो फिर पोलर और चाहिए लेकिन बट नॉट प्रोटिक, तो कौन सा सॉल्वेंट लो आप, तो हम लेते हैं एसीटोन। द बेस्ट वन इज़ एसीटोन। सबसे बढ़िया जो इसका सॉल्वेंट होता है वो एसीटोन होता है। इसमें देखो ये आपका डेल नेगेटिव, ये आपका डेल पॉजिटिव, ठीक है। कोई प्रोटॉन, क्या H+ कहीं से निकल सकता है? नहीं। H+ तो तभी निकलता है जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो। यहाँ तो कार्बन से जुड़ा है, ये थोड़ी निकल जाएगा H+ बन के, बिल्कुल भी नहीं। तो ये पोलर तो हो गया बट नॉट प्रोटिक, इसमें प्रोटॉन नहीं है। तो सबसे बढ़िया सॉल्वेंट हमारा ये रहा। ऐसे CH2 ले सकते हो आप, CH2, ठीक है। इनके अलावा और भी आपको नोट्स मिल जाएंगे सबके सब। बस जो आइडिया था, मेन आइडिया था हमारा कि कैसे इस चीज़ बात को समझ पाओ आप कि प्रोटीन चाहिए या नहीं चाहिए। क्या क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। तो हम सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस कर लिए। एक और शब्द यहाँ पे आया, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा, कौन सा ज़्यादा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन सबसे बढ़िया होगा? तो आप कहो कि NU- है। देखो सबसे लेस स्टेबल जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे NU-, मैं बात करूँ F- है, Cl- है, Br- है, I- है। तो बताओ जरा इसमें से सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा? कौन सबसे बढ़िया अटैक करेगा? तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा उत्पाती कौन है, यानी कि सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है इसमें से। जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, जो लीस्ट स्टेबल होगा वो क्या करेगा, वो इधर उधर भटकेगा। समझ पा रहे हो ना बात को? तो वो क्या करेगा, ज़्यादा अटैकिंग कैपेबिलिटी उसकी होगी। और जो ज़्यादा स्टेबल होगा जैसे I-, तो ये भाई साहब एक तो बड़ी साइज़ के हैं, बहुत बिगर साइज़ के हैं, चार्ज है लेकिन बिगर साइज़ के हैं, थुलथुले साहब। तो अब ये अटैक करने क्या जाएंगे वहाँ पे, है ना? तो कहेंगे छोड़ो यार, हटाओ, कौन जाए वहाँ पे, मैं तो भारी भरकम हूँ, नहीं जा पाऊँगा वहाँ पे। बात समझ में आया? तो ये जो छोटी साइज़ का होगा वो इफेक्टिव होगा, वो क्या होगा, तेज़ी से अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे आप सेट कर सकते हो इस तरह से। समझ पाए ना बात को? तो किसी भी चीज़ का जो लीस्ट स्टेबल होगा, जैसे मैं एक बात कर लूँ कि CH3 CH2- है एक, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है हमारा, और एक है CH3-। इन दोनों में सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखो तो एक मेथाइल ग्रुप लगा, और मेथाइल ग्रुप का काम क्या है कि ये वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी कि ये जो कार्बन है इस पे जो ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को ये आपका CH3 बढ़ा रहा है, यानी कि इसे अनस्टेबल बना रहा है, और यहाँ पे ऐसा कोई कर नहीं रहा है। तो ये वाला जो है बहुत हाईली अनस्टेबल फील करेगा, हाईली अनस्टेबल फील करेगा, और क्या होगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। क्या बात समझ पाया? थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन एक और फैक्टर यहाँ पे वर्क करने लगता है, और वो ये है कि इसकी साइज़ भी तो बड़ी होती जा रही है, यानी कि बल्कीनेस अगर हो रहा है तो भी उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वो जा नहीं पाएगा, अप्रोच नहीं कर पाएगा। समझ पाए ना बात को? जैसे ये देखो एक एग्जांपल, CH3C, CH3 और ये रहा माइनस। देखो 3 डिग्री का एक न्यूक्लियोफाइल मैंने बना दिया। ये 3 डिग्री का न्यूक्लियोफाइल है, ये कभी भी SN1 की तरह, SN2 की तरह वर्क नहीं करता। क्यों? इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है। देखो यहाँ पे ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है कि बेटा और ले, तू और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले ले तो ज़्यादा नेगेटिव हो जाए। लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता, बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है ये तो। क्यों? क्योंकि ये इतना भारी भरकम साइज़ का हो गया है कि ये जहाँ भी आप अटैक कराने इसे ले जा रहे हो वहाँ पे वो जा ही नहीं पाएगा, वो जाएगा नहीं, रास्ते में क्या होगा, भटकेगा या स्लो होता जाएगा, है ना, बड़ी साइज़ का होने की वजह से। तो दो फैक्टर इसके वर्क करते हैं, एक साइज़ का भी और एक चार्ज का भी। तो बात समझ में आ गया होगा कि ये वाला कभी भी आप देखोगे, ये वाला मिलेगा इस वाले को पढ़ने के लिए आगे, कि ये 3 डिग्री का जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल देखोगे तो आप कभी भी ना तो SN1 के बारे में सोचोगे, ना ही SN2 के बारे में सोचोगे, आप एलिमिनेशन के बारे में सोचोगे, यहाँ पे E2 के बारे में सोचोगे। समझ में आई बात? अभी कैसे, देखो एक बात यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि CH3 था, CH2 और यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है, और हम इस पे अटैक कराने ला रहे हैं, CH3 CO- है, CH3 और CH3। देखो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इस नेगेटिव पार्ट से मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, इस पे अटैक कराना चाह रहा हूँ, इस वाले कार्बन पे, और यहाँ से लीव करना चाह रहा है।
ठीक है। तो ये इतनी बड़ी साइज़ का है, इतनी बड़ी साइज़ का है कि ये डायरेक्ट इस वाले कार्बन तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ पे देखो ढेर सारे रास्ते ब्लॉकेज हैं और बैक साइड अटैक भी करना है इसे, है ना। यहाँ ब्लॉकेज है बड़ा सा, ये CH3 लगा हुआ है तो फैले होंगे ना यहाँ इस तरह से हाइड्रोजन, और इधर से वो कर नहीं सकता, तो ऐसे डायरेक्ट इस पर अटैक कर नहीं सकता, तो करेगा क्या आखिर में ये। तो ये इस पर ना तो अटैक करता है, ना ही वेट करता है, इंतजार भी नहीं करता खड़े हुए कि भाई साहब निकलो तो फिर थोड़ा जगह मिले तो हम जाऊँ कनेक्ट हूँ, है ना। ऐसा भी नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, ये इस मॉलिक्यूल के बगल में घूमता रहता है यहाँ पे, और जैसे इसको हाइड्रोजन दिखा तो उसको हाइड्रोजन को ये क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। इनमें से इस CH3 वाले हाइड्रोजन को वो ट्रैप कर लेगा, और ऐसा करेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा उस समय। समझ में आई बात। और वहाँ पे ये रहा आपका अल्फा पोजीशन और ये रहा आपका बीटा, अगर याद हो तो CH2H CH2, और ये रहा लिविंग ग्रुप। मैंने ऐसा बना दिया, वही सेम चीज़ है, ऐसा लिख दिया हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे वो आपका न्यूक्लियोफाइल आया जो बहुत बड़ा सा है, वो आया इस वाले हाइड्रोजन को ट्रैप कर लिया यहाँ से H+ को, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो इधर आ गए, ये H+ को प्लस यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से रोटेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं, और ये यहाँ से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से टूट के निकल जाता है, यानी कि Al- बन जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप निकला, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकला, और इसीलिए ये क्या कहलाता है, बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि ये बीटा से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है। क्या बात समझ में आ गया। तो जब भी इस तरह से बड़ा सा न्यूक्लियोफाइल हम देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ना तो ये SN2 होगा और ना ही SN1 होगा। होगा क्या इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये अंदर यहाँ तक तो वो अप्रोच कर ही नहीं सकता, तो ये करेगा क्या, ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन बगल में उसे दिखेगा उनमें से एक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, तोड़ लेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देगा। क्या बात समझ में आया। ठीक है, तो ये था हमारा SN2। इसमें हमने और क्या देखा कि बैक साइड अटैक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैक साइड अटैक होता है इसमें। क्लियर है। 1 स्टेप का प्रोसेस होता है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू पास होता है। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, मतलब कि उसमें जो एंगल है, बॉन्ड एंगल, वो 120 डिग्री होता है। क्लियर हो गई ये बात। यहाँ तक हमने सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस कर लिया कि जो SN1 सॉल्वेंट लगता था वो पोलर एंड प्रोटिक था, लेकिन इन केस ऑफ SN2 ये कैसा है, पोलर तो है लेकिन प्रोटिक नहीं होना चाहिए। प्रोटिक अगर हमने रख दिया तो वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करके या कंबाइंड होके जो काम करना था उसे नहीं कर पाएगा, और प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में बात। तो ये थे इसके। एक और पॉइंट अगर इसमें डिस्कस किया जाए तो वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात, फिर से वही ऑप्टिकल वाली चीज़ें। तो ऑप्टिकल वाली अगर बात करें तो हमेशा इसमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन, ये सब याद रखना, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन मतलब कि अगर कोई डेक्स्ट्रो था और वहाँ पे SN2 रिएक्शन के थ्रू ये पास हुआ, SN2 रिएक्शन इस पर हुआ, तो वो लीवो बन जाएगा। जो याद करो पीछे जो हमने सोल्यूशन लिया था, नहीं सोल्यूशन में क्या था, एक डेक्स्ट्रो था, एक क्या था, लीवो था। वो जो कार्बोकैटायन से आया था ना, इस तरह से लूप इधर था, इधर था, यहाँ इस पर अटैक किया या इस पर अटैक किया। इधर से अगर अटैक किया तो डेक्स्ट्रो नाम रख दिया, इधर से अटैक किया तो लीवो नाम रख दिया। समझ में आई बात। तो 50-50%। अब मान लो कि इस वाले पार्टिकुलर पे कोई SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ, तो अगर वो डेक्स्ट्रो था तो वो कैसा बन जाएगा, लीवो हो जाएगा, और अगर वो लीवो था तो वो डेक्स्ट्रो बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हो आप, इन्वर्जन। तो हमेशा ही SN2 के केस में इन्वर्जन होता है, ठीक है, इन्वर्जन। और SN1 के केस में रेशमाइजेशन होता है। रेशमाइजेशन होने का मतलब हुआ कि डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों का बनना, या एक सोल्यूशन ऐसा मिले ना जिसमें दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट हो, इसको आप क्या बोलते थे, रेशिमिक मिक्सचर। याद हो तो, रेशिमिक मिक्सचर, ठीक है, रेशिमिक मिक्सचर। तो इस केस में रेशमाइजेशन होता है और इस केस में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन। क्लियर हो गई बात। तो ये इन्वर्जन ध्यान रखना। तो इस तरह से SN1 और SN2 हो गए। इनके एग्जांपल्स हम लोगों ने नहीं देखे, अब इनके एग्जांपल्स देख लेंगे। तो ढेर सारे एग्जांपल्स। अब एग्जांपल क्या देखना, हम लोग प्रिपरेशन मेथड जब देखेंगे तो उसमें मैं बताता चलूँगा कौन सा कहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तब आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी वो सारी बातें, ठीक है। तो SN1 और SN2 हमने कवर कर लिया। आप एक बार E2 रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन देख लोगे नोट्स से फिर से, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो भी ये बचे हैं उनको, ठीक है। चलो यहाँ तक करो इसे, और लगातार देखना। नोट्स अभी मत बनाना, बस आप समझो, अपने जो नोट्स हैं आपके पहले से उनको देखो और इन वीडियोज़ को देखो। बाकी मैं नोट्स आपको भेज दूँगा जल्दी ही इनका, ठीक है।